तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक बैटरी दी हुई है 2 वोल्ट की, ये प्लस माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्विच है जो कि ऑब्वियसली हमें ट्रांजिएंट कंडीशन जनरेट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे एक 1 हेनरी का इंडक्टर है। अच्छा, और ये जो स्विच है ना, इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 0.5 फैरेड। Vs इज द वोल्टेज अक्रॉस द स्विच। ये प्लस है, ये माइनस है, दे रखा है। और t इज इक्वल टू 0 पे ना इस स्विच को खोला गया, इसको क्लोज नहीं किया गया, इसको ओपन किया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे वोल्टेज पूछी जा रही है Vs t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, एंड dvs बाई dt आपको निकालना है 0 प्लस पे। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली इसकी इक्वेशंस, रिस्पॉन्स हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन ही निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमसे ये पूछा गया है ना, लेकिन हम सारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन इस सर्किट की निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि Vs कितना होगा, Vs मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज स्विच के अक्रॉस होगी वही आपकी क्या होगी, कैपेसिटर के अक्रॉस होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जैसे कि अगर स्विच आपका शॉर्टेड है तो उस टाइम में कैपेसिटर भी डिस्चार्ज रहा होगा, क्योंकि सारा का सारा करंट कैसे पास करेगा, शॉर्ट से पास करेगा ना, वो कैपेसिटर से नहीं जाएगा। तो कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रखा था पहले कैपेसिटर के अक्रॉस। दूसरी चीज, अगर ये ओपन है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज है वही वोल्टेज होगी आपकी स्विच के अक्रॉस, ठीक है। तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए एक्चुअल में आपको फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और कितने रेट से वो चेंज हो रही है। ओके, ठीक है। तो अगर हम देखें, जब ये स्विच जो था ये शॉर्टेड था, ठीक है, आइडियल स्विच है और शॉर्टेड है, t इज इक्वल्स टू 0 से पहले तक स्विच जो था शॉर्टेड था और स्टेडी स्टेट में सर्किट था हमारा। तो 0 माइनस कितना था, मतलब Vs 0 माइनस कितना था, ये आपका Vs 0 प्लस के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियसली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगी। तो पहले ये शॉर्टेड था, इसकी वैल्यू 0 थी, तो बाद में भी, जस्ट बाद में भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब स्विच जब आपने ओपन कर लिया, जैसे ही आपने स्विच को ओपन कर लिया, तो अब इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो Vs 0 प्लस की जगह अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे अब हम निकाल के देखते हैं। तो जब ये स्विच ओपन हो गया, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें कैपेसिटर की वोल्टेज हमें निकालनी है, इसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो होगा क्या, इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टेबिलिटी आ चुकी होगी। स्टेबिलिटी आने का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट आने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये डीसी बैटरी है, तो एक डीसी करंट जो होगा वो एस्टेब्लिश हो चुका होगा, ठीक है। अब वो डीसी करंट कितना होगा वो हमें देखना है। तो होगा क्या, फाइनली अगर करंट चेंज हुआ जा रहा है तो कैपेसिटर भी क्या होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने स्विच को ओपन किया, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जब तक चार्ज होता रहेगा जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। पर ऐसा थोड़ी है कि ये इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लेगा या इनफाइनाइट वोल्टेज हो जाएगी इसके अक्रॉस, ठीक है। जो वोल्टेज इसको मिल रही है उससे ज्यादा वोल्टेज थोड़ी ये मतलब स्टोर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट में करंट हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगर मैं इस करंट को IT बोल रहा हूँ, IT करंट t इज इक्वल टू 0 के बाद से हमने इसको मेजर करना शुरू किया है, तो I इंफिनिटी कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर नहीं तो फिर चार्ज होता रहता है, इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो किस केस में ऐसा होगा, सोच के देखो। करंट 0 होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, जितनी वोल्टेज आप इसको दे रहे हो उतनी ही वोल्टेज आपको लोड से मिल जाए, 2 वोल्ट। तो दोनों बराबर हो जाएंगी यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे +2 वोल्ट हो जाए और इसके अक्रॉस यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाए, तो सेम काम हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज जो है इनफाइनाइट टाइम के बाद कितनी हो जाएगी,
2 वोल्ट। 2 वोल्ट्स, इतना इतना वोल्टेज ये स्टोर कर लेगा जितना इसने बैटरी लगा रखी थी, ठीक है। अगर हम करंट की बात करें I0 प्लस कितना होगा, तो I0 प्लस देखो, अगर करंट की बात करें I0 प्लस, तो इंडक्टर की वजह से करंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता इंस्टेंटेनियसली। तो जितना करंट पहले था उतना ही करंट अब होगा। और पहले कितना करंट था यहाँ पर, पहले ये शॉर्टेड था, तो स्विच जो था शॉर्टेड था, तो कितनी वोल्टेज थी 2 वोल्ट, और कितना रेजिस्टेंस था 1 ओम। तो इतना 2 एम्पियर करंट जो है वो पहले सर्किट में था, और जस्ट बाद में भी वही करंट रहेगा। फाइनली करंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब ट्रांसिएंट्स कैसे हैं, 2 एम्पियर से जीरो की तरफ करंट जा रहा है, और वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये ट्रांसिएंट हो रहे हैं इसका, ये सारा काम इस सर्किट में हो रहा है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें एक चीज और निकालनी थी यहाँ पर, dvs बाय dt एट 0 प्लस। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, dvs बाय dt कहाँ पे यूज होगा, देखो c dv बाय dt जो होता है वो कैपेसिटर की करंट होता है। c dvs dvs बाय dt क्या होता है, ये करंट हो जाएगा आपका कैपेसिटर का, कैपेसिटर के थ्रू करंट हो जाएगा। अब सोच के देखो, अगर आपको 0 प्लस पे चाहिए ना ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो c d vs 0 प्लस बाई डी टी कितना होगा, ये हमें कोई सॉल्व थोड़ी करना है, ये तो हमें निकालना है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, IC 0 प्लस। अब देखो जरा, ये जो भी करंट है स्विच ऑफ करने के स्विच ये जो है ओपन करने के बाद क्या होगा, सारा करंट इससे जाएगा, और कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर करंट जाएगा 0 प्लस पे, देखो। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी 2 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 फैराड दे रखी है आपको। तो फाइनली आपका जो dvs बाई dt आ जाएगा 0 प्लस पे, वो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में 0.5 विच इज 4 वोल्ट पर सेकेंड। इसकी यूनिट वोल्ट पर सेकेंड होगी, ठीक है ना। ये dv बाई dt है ना, तो वोल्ट पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास निकल गया, ये हमें निकालना था। इसके अलावा और जो इनिशियल फाइनल कंडीशन थी, हमने पूरा एनालाइज कर लिया सर्किट को। कोशिश करो अभी फिलहाल, जब शुरुआत में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सारी कंडीशंस निकाल लो, उससे तुम्हारा सर्किट पूरा एनालाइज हो जाएगा कि ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा था, वैसे वैसे हो रहा था। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसी पे फोकस करोगे ना अभी फिलहाल, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगर इसमें अगर आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे केवीएल हम लगा लेंगे, कंडीशंस वगैरह सारी अब हमारे पास आई गई है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर 13th क्वेश्चन हम देखते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बैटरी दे रखी है हमें, ये प्लस माइनस 50 वोल्ट है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक 2 वे स्विच है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये 10 वोल्ट है, और ये एक है हमारे पास। तो ये जो स्विच है ये पहले 1 पे था, ये 1 है ये 2 है, पहले जो ये स्विच है ये 1 पे था। t इज इक्वल्स टू 0 पे आप इसको 2 पर लाए हो, ठीक है। जैसे ही आप 2 पर लाओगे, इसमें ट्रांजिएंट्स जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ये मैं सर्किट दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर i, ठीक है, दैट्स इट। बाकी सेम चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है लैंग्वेज में जो हमने सर्किट में ड्रॉ किया है। फॉर द गिवन सर्किट यू हैव टू फाइंड आउट IT। तो IT कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। मतलब इनिशियल कंडीशंस की बात करें तो पहले सर्किट जो है वो 1 पर था, आपका 1 पर था, और 1 पर स्टेडी स्टेट अटेन हो चुकी थी। तो इस सर्किट में कितना करंट रहा होगा, I0 माइनस, क्योंकि उस टाइम पे ये ब्रांच तो थी नहीं 2 वाली, ये तो ब्रांच थी नहीं, तो I0 माइनस कितना रहा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये 20 हेनरी है, और ये 40 ओम्स है, ये हमें चाहिए होगा ना निकालने के लिए। तो I0 माइनस कितना रहा होगा, V विच इज 50 हियर, और अपॉन R,
40, क्योंकि स्टेडी स्टेट अटेन हो गई है। तो इसका मतलब 5/4 जो हो गया, इतना एम्पियर्स जो है वो करंट था। अब जब आप इसको फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ले आओगे, t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे ले आओगे, तो क्या होगा, करंट जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। तो I0 प्लस जो होगा वो भी यही हो जाएगा जो I0 माइनस था। क्यों? क्योंकि सीरीज में इंडक्टर है और वो इंस्टेंटेनियसली करंट को चेंज होने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने 2 पे क्लोज कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, बाकी की बात हमें करनी है, क्योंकि केसीएल केवीएल तो हम t इक्वल टू 0 के बाद से हम लगाते हैं इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया है तो आपके पास सर्किट क्या बचा कि 10 वोल्ट की जो बैटरी है आपकी वो 40 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये 20 हेनरी का इंडक्टर है आपके पास। ठीक है, ये हो गया हमारा t इज इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स, या t ग्रेटर देन 0 हम बोल सकते हैं, इसके लिए ये सर्किट है हमारे पास। तो और इनिशियली इसमें करंट कितना होगा, इनिशियल करंट ये होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इंडक्टर पहले से चार्ज था। अब आपको देखना है कि इंडक्टर जो है वो चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर केवीएल लगाओगे आप यहाँ पे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो होगा क्या, पहले 50 वोल्ट की बैटरी थी, तो कितना करंट फ्लो कर सकता है मैक्सिमम, 5/4 एम्पियर। अब कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, 10/40। ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट अगर हम बात करें, आई इंफिनिटी क्या होगा, 10/40 होगा ना। अब इस सर्किट में t इक्वल टू 0 पे हमने शुरू कर दिया, t इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर हम देखना चाहें तो ये कंडीशन आ जाएगी, जितनी भी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.25 एम्पियर। ठीक है, या 1/4 एम्पियर। तो अब करंट तो घट रहा है, इसका मतलब इंडक्टर में जो हाफ एल आई एनर्जी स्टोर थी, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर थी, अब वो कम होना शुरू हो जाएगी। पहले करंट ज्यादा फ्लो कर रहा था, अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि अब इंडक्टर जो होगा वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एनर्जी प्रोवाइडिंग, जो आपका एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाला है वो अब आपका इंडक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर IT करंट मान रहे हो और KVL लिखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल राइज हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिके है तो माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे माइनस से प्लस की वजह से यहाँ पे प्लस होना चाहिए था साइन। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो होगी ना आपकी इंडक्टर जो होगा वो इसी से ही ड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं है पोलैरिटी, ये वाली माइनस और ये प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये साइन भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर फाइनली जो है वो इससे चार्ज हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए जरा, अगर ये रजिस्टर होता 40 ओम और जब हमने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया, बैटरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट तो ऐसे ही फ्लो करता रहेगा, ये कितना, जितना भी पहले करंट था 5/4 एम्पियर था। ये इनिशियल कंडीशन के लिए सर्किट है। तो अब क्या होगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब ये सोर्स की तरह काम करेगा, तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। जब आप इस सर्किट को सॉल्व करोगे और यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फाइनली आई इंटू आर, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाने की वजह से यहाँ पे प्लस LdI/dt लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये डिस्चार्जिंग होता, कंप्लीटली डिस्चार्जिंग ही होता केवल, तो फिर यही पोलैरिटी यूज करके हम इसको सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है जो फाइनली एक्टिव एलिमेंट जो होगा, जो कि एक्साइट करेगा सर्किट को, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज और ध्यान रखना इस सर्किट में। बाकी अब ये सेम है, हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है इसको, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, IT इक्वल्स टू e⁻⁻, माइनस ये जो होगा R/L, फिर यहाँ पर Q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस सॉरी प्लस R/L t dt प्लस K टाइम्स e की पावर माइनस R/L t,
ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और बाद में इनिशियल कंडीशन रख करके यहाँ पर, ये जो इनिशियल कंडीशन है यहाँ पर रख करके k की वैल्यू निकाल करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। बच्चों कोई डाउट है तो बताइए। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से क्वेश्चंस ट्राई करें। है कुछ किए हैं आपने क्वेश्चंस ट्राई? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोलो। नहीं है वो, डाउट नहीं है या क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है? चलिए जो भी है। दोनों। Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अब ये सर्किट है हमारा, आरएल सर्किट हम ले लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है सिचुएशन में आरएल ही सर्किट ऐसा बनता है हमारा, अगर हम कुछ मशीन्स वगैरह एनालाइज करते हैं। वैसे लेने को कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अभी तक जो हमने सोर्स लिया था एक्साइटेशन का, वो सोर्स जो था वो वोल्टेज सोर्स था या करंट सोर्स था, जो भी था। एक दो करंट सोर्स के भी हमने देखे थे, पर दोनों ही केस में अभी तक जो हम ले रहे थे, अभी तक हम डीसी ले रहे थे, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, एसी, साइनोसॉइडल एसी जो है वो हमने इनपुट ले लिया। तो अब ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या डिफरेंस आएगा वो हमें देखना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी ज्यादा है, बट इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो, ठीक है। और प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर में, ठीक। अब एक चीज आप इसमें देखो कि ऐसा सर्किट ऐसा नहीं है कि आपने एनालाइज नहीं कर रखा है, आपने आरएल सर्किट को एनालाइज किया हुआ है 12th क्लास में भी, जब हमने यहाँ पे साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स दिया था, और आपने इसके फेजर्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा V हो गया, VT। तो जब आपने साइनोसॉइडल इनपुट दिया वोल्टेज, तो करंट भी आपको साइनोसॉइडल मिल गया। लेकिन ये जो दोनों होंगे, ये इनमें कुछ फेज डिफरेंस होगा। मान लीजिए अगर ये आपका V है, तो इंडक्टर की वजह से करंट लैग करता है, तो करंट कुछ ऐसा आ जाएगा, और जितने से एंगल लैग करेगा ये फाई एंगल हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, L को, इसका इंडक्टेंस XL ले लेते हैं, इसका R ले लेते हैं केवल, ठीक है। और यहाँ पे जब आप केवीएल इक्वेशन लगाते हो तो आप क्या लिख देते हो कि VT या Vm sin ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल्स टू I इंटू आर प्लस, यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू में XL, ठीक है। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फेजर सम ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे JIXL हो जाएगा ये, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इंटू में Z, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जो सॉल्यूशन का तरीका है ना, ये जो हमने सॉल्व किया है ये पहले, ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। देखो यहाँ पे कोई स्विच लगा रखा है क्या? कोई स्विच नहीं है। इसका मतलब जब ये बैटरी आपने लगाई थी, साइनोसॉइडल एसी सोर्स आपने लगाया था, उसके बाद ये करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है, और ये सब कुछ रेस्पॉन्स जो है, अगर करंट को हम रेस्पॉन्स बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है। अब जब ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। आप क्या कर रहे हो, जस्ट अभी कनेक्ट करोगे तो कुछ समय के लिए ट्रांजिएंट आएंगे, और उसके बाद ये सब कुछ होगा जो हमने यहां पर देखा। ये सब कुछ जो होगा ये उसके बाद होने वाला है। क्लियर है ये चीज? ठीक है बच्चों? अरे कुछ बताओ, हाँ या ना? यस क्लियर है? सर। हाँ। तो अब इसके लिए करें क्या, करना वही है जो हम पहले से करते आए हैं। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक आईटी करंट मान लेंगे। इनिशियली सर्किट आपका ओपन था, तो इनिशियल करंट कितना हो जाएगा, I0 माइनस के बराबर हो जाएगा I0 प्लस, और वो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल करंट कितना हो जाएगा, वो साइनोसॉइडल हो जाएगा। स्टेडी स्टेट आउटपुट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको क्या होगा फाइनल करंट, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अगर इसकी वोल्टेज को स्मॉल v मैं बोल रहा हूँ VT, और इसमें करंट IT है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा,
क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। सपोज करो इस एंड से हमने शुरू किया तो माइनस से प्लस जाने की वजह से पोटेंशियल राइज हो गया, तो ये हो गया VT। फिर करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव IR, ठीक है, I इंटू TR प्लस और सॉरी माइनस LDI ब्रैकेट में T बाई DT इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सेम हो गया, वही इक्वेशन बना दी हमने, वही हमने इनिशियल कंडीशन निकाली है। अब मैं क्या कर रहा हूं अगले स्टेप में, V को क्या लिख सकता हूं, VT जो हमारा सिग्नल है वो एक्चुअल में क्या है, VM साइन ओमेगा टी है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VM विच इज अ कांस्टेंट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 लिख दे, कुछ भी लिख दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एनालाइज ऐसे ही करना है जैसे भी हम करने वाले हैं। अब देखो IT को ना मैं सिर्फ I लिख रहा हूं, स्मॉल I का मतलब समझ जाना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बता रहा है, इंटू R इक्वल लगा करके प्लस LDI बाई DT, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं वापस से इसको लिख लेता हूं इक्वेशन को, क्या हो गया, LDI बाई DT प्लस R इंटू आई इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। तो जब हम DC लेते थे तो यहाँ पे क्या आ जाता था, कोई कांस्टेंट आ जाता था। अगर सर्किट में कोई बैटरी नहीं होती थी तो ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता था। लेकिन अब साइनोसॉइडल लिया तो यहाँ पे साइनोसॉइडल हो गया। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आया है वो आपका Q में डिफरेंस आया है, ठीक है, इसको हम Q मानते हैं ना, केवल इसमें डिफरेंस आया। और यहाँ पर L आप यहाँ से हटा लीजिए, जब L यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस वही सेम जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की जो उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, वही यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन हमें लिखना है। क्या होगा, e की पावर माइनस R बाय एल टी इंटीग्रल VM साइन ओमेगा टी, ठीक है, और e रेस टू द पावर क्या हो गया हमारे पास, R बाय एल इंटू टी डी टी प्लस के e रेस टू द पावर माइनस R बाय एल इंटू टी, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लिखना था, Q लिखना था। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, या तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लो, ठीक है, दो प्रोडक्ट दे रखा है आपको, इंटीग्रल वो सॉल्व कर लो, या उससे आसान तरीका है एक फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। चलो, तो हमें क्या करना है, ये साइन थीटा को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई रेस टू द पावर माइनस जे थीटा कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, एक बार माइनस यहाँ पे रखोगे ये कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस जे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस थीटा रखोगे तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो अब देखो जरा, आपको क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए ना, साइन थीटा चाहिए ना, तो ई रेस टू द पावर जे थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2j साइन थीटा हो जाएगा। सेम चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2j लिख सकते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली हम साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ये, यस ठीक है। सर। तो बस ये यहाँ पे पुट कर दो, इससे थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा ये सर्किट सॉल्व करना। अदरवाइज इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, जैसे भी आपको सही लगे, सुटेबल लगे, वैसे आप कर सकते हो। ई रेस टू द पावर माइनस आर बाय एल टी, देखो वीएम तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वीएम क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है साइनोसॉइडल वोल्टेज का, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, जो आपने इनपुट अप्लाई किया है वो तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो वीएम तो आ गया बाहर, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी को हम यहाँ पे थीटा मान करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2j डी टी प्लस ये वाली पूरी टर्म यहां पर आ जाएगी। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये वाला स्टेप। साइन ओमेगा टी की जगह पर हमने, जैसे साइन थीटा की जगह पर हम ये रख सकते हैं ना, ऐसे ही साइन ओमेगा टी की जगह हम ये रख लेंगे। अब ये जो यस 2j सर। है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये जो है ये बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको, ये स्टेप एक हम बचा लेते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2j भी हमारा बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें साथ में भी ये मल्टीप्लाई में ये भी था ना, तो ये भी लिखना पड़ेगा R/L × T। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको मैं स्किप कर रहा हूं, मैं केवल इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूं, ये वाली जो टर्म है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Vm/2j e⁻⁻r/L t, ठीक है, इक्वल का साइन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो j ओमेगा प्लस r/L टाइम्स t हो जाएगा ये dt। ठीक है, और एक बार आ जाएगा आपका माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस j ओमेगा प्लस r/L टाइम्स t इंटीग्रल dt, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये हो गया Vm/2j e⁻⁻r/L × t। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, j ओमेगा प्लस r/L × t, यही रहेगा। लेकिन t के साथ जो मल्टीप्लाई है किया हुआ है आपने, उससे ये डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस, ऐसे ही यहां पर भी करना पड़ेगा कि ये माइनस j ओमेगा प्लस r/L t ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है डिफरेंस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस j ओमेगा प्लस r/L से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे क्या सॉल्व ही करना है इसको, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो गई अब इसमें आ गई इंटीग्रल, बट ये मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको दिक्कत होगी। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो अगर आपको पता है कि सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखो यहाँ से कैसे ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो ये a प्लस बी, ये a ले लो, ये b ले लो, ये a प्लस बी हो गया, और ये a माइनस बी हो गया, है ना। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, r/L का होल स्क्वायर माइनस j ओमेगा होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इस वाली जो टर्म है, ये जो है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी इस टर्म से, और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस टर्म से, बीच का आएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या बुक में से देख करके बच्चों, या करूं इसे सॉल्व, बोलो। इतनी देर तुम लोगे ना तो उतने में तो हो जाएगा ये। चलो कर लेते हैं सॉल्व, कर दो सर। चलो कर लेते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस j ओमेगा e⁻j ओमेगा प्लस r/L इंटू t प्लस r/L e⁻j ओमेगा प्लस r/L t। ये हमने शुरू की दो टर्म्स लिखी है। अब हमें बाद की दो टर्म लिखनी है माइनस का साइन लगा करके। तो एक बार क्या हो जाएगा, j ओमेगा e की पावर माइनस j ओमेगा प्लस r/L टाइम्स t माइनस r/L टाइम्स e⁻ -j ओमेगा प्लस r/L t। ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस सॉल्व करता हूँ। हाँ, चलो थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कुछ नहीं है, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो जहां पर j ओमेगा है वहां से j ओमेगा कॉमन ले लो, और जहां पे r/L है वहां से r/L कॉमन ले लो। तो ये वाला जो पार्ट है आपका Vm, और ये जो है माइनस r/L है, ये जो है, ये टर्म से भी पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। ये लिखा मैंने, डिनोमिनेटर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, r² / L²। ठीक है, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, j ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा,
ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जे स्क्वायर क्या होता है, जे स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना। अरे जे अंडर रूट -1 होता है ना, जो उसका हाँ स्क्वायर। यस सर। हाँ ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जे सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा बीच में साइन, ठीक है। और अपॉन में एल स्क्वायर है, अपॉन में जो एल स्क्वायर है उसको बाहर लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हमने यहां पर लिख दिया है। और चेंज भी हो रही होती तो डिनोमिनेटर से यहां लाना है, अब थोड़ी इंटीग्रेट कुछ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। साथ ही साथ हमने क्या किया, जे ओमेगा को ले लिया कॉमन, माइनस जे ओमेगा को हमने ले लिया कॉमन। तो क्या बचा हमारे पास, बेस क्या है ई, यहां पर भी बेस क्या है ई। तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ये इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। जे ओमेगा, एक काम करते हैं पूरा ही लिखते हैं, आर बाय एल, अभी कॉमन नहीं ले रहा मैं, ठीक है। अभी तुम क्या करो, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर दो चारों टर्म में। तो -r/Lt का मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये सबको समझ में आ रहा है, e रेस्ट टू पावर -r/Lt है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा e रेस्ट टू पावर j ओमेगा प्लस r/L टाइम्स t, तो दो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या रह जाएगा, e की पावर j ओमेगा t रह जाएगा। क्लियर है ये। यस और एक सर। एक चीज ये ऑब्जर्व करो कि सब में प्लस r/Lt है, सब में प्लस r/Lt है, तो सब में से ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है एक्चुअल में, चलो ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है, जो ये वाला पार्ट है ना, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो सब में से ये r/Lt 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 ये खत्म कर देगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वो स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e रेज टू द पावर j ओमेगा प्लस r/L e रेज टू द पावर j ओमेगा माइनस j ओमेगा e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा t, सॉरी ये j ओमेगा t भी आएगा ना साथ में। और यहाँ पे क्या बचेगा, -r/L e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा t। ये क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ सर। यस हाँ, सर। तो इस पार्ट में सिर्फ कैलकुलेशन ही है मेनली अगर देखा जाए तो, पर नया कॉन्सेप्ट कुछ हमने सर्किट एंड सिस्टम का कोई नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे नहीं देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये क्या हो गया, Vm अपॉन एल स्क्वायर अपॉन में 2j, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर अब हम क्या कर सकते हैं, जे ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा कॉमन लोगे, तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये आ जाएगा। माइनस r/L कॉमन ले लेते हैं, या प्लस r/L कॉमन ले लेते हैं, तो ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेट अस कम, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब हमें वही चीज यूज करनी है। देखो ये जो पार्ट था ये हमने पहले भी देखा था, ये पार्ट क्या बनाता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने देखा था कि साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस सॉरी प्लस जे ओमेगा टी माइनस ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2j, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपने ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी किया, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, कॉस प्लस जे साइन, और ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस जे साइन, तो ये कॉस थीटा बना देगा, 2 कॉस थीटा। तो दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। इन दोनों फॉर्मूले में दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। हाँ सर। तो ये क्या हो गया, माइनस जे ओमेगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस
थीटा या कॉस ओमेगा टी डिवाइड इंटू 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे प्लस आर बाय एल, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2j साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। ये एक्चुअली लास्ट टाइम आपके टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। अब यहां से देखो j कॉमन ले लो, अगर तुम यहां से ये वाला j कॉमन आ जाए, यहां से ये j कॉमन ले लो और यहां से ये j कॉमन ले लो, तो ये j कट जाएगा इससे, ठीक है। और दोनों में से 2 भी कॉमन ले लो, तो दोनों में से 2j कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, वी एम एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आर बाय एल साइन ओमेगा टी, ठीक है, हो गया थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अब क्या करो, एल स्क्वायर से अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। कुछ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे ना, सिर्फ ओमेगा एल आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा एल आना चाहिए। चलिए, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है लग रहा है यहाँ पे ना, सिर्फ। चलिए तो एक काम करते हैं, एल से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे वी एम एल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, z क्या होता है, z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। यही होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो इसको इम्पिडेंस लिख यस सकते सर। हैं ना, तो थोड़ा सा लिखने में हमें दिक्कत कम आएगी, तो हम इसको जेड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे हो सकता है कि हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं c साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे c क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी दो साइन, एक साइन एक कोसाइन फंक्शन है ना, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। c उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये c जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। और थीटा जो होगा, देखो इन दोनों को डिवाइड जब तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा जो होगा आपका टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ जाएगा। अगर तो हमने ये जो लिखा है इसमें c और b ही ऐसे टर्म्स थी जो हमें नहीं पता थी, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिख रहे हैं, देखो ये क्या है, ये सम ऑफ टू साइनोसॉइडल फंक्शंस आ गया, उसको हम कंबाइन करके एक सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन की टर्म्स में लिख रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें वेरिएशन समझने में आसानी होगी। वैसे तो हो गया ये भी, लेकिन अगर सिंगल फंक्शन हो टाइम का तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, वी एम अपॉन एल जेड स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना सी की जगह पर, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, यहाँ पे एक माइनस का साइन था, हमने लगाया नहीं, ये माइनस का साइन होगा, ये माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर भी माइनस भी हो जाएगा ये, तो ये भी नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये है हमारा। अब इसमें देखो ये जो है, ये जो है, ये क्वांटिटी क्या है, z है, और नीचे जेड स्क्वायर है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर है, और ये जो है ये z है, ये चीज हमारी जो है ये z के बराबर है।
तो क्या बचेगा हमारे पास, वी एम एल अपॉन जेड बच जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म हो जाएगी हमारे पास क्या बचेगी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया हमारा फाइनल जो टर्म आ गई। किसकी टर्म आई है लेकिन, अभी हमारी फाइनल टर्म फर्स्ट पार्ट की आई है। देखो हमने क्या करा था, इसका हाफ पार्ट यूज किया था इसका केवल, अभी सिर्फ इतने पार्ट को हमने एनालाइज किया है। नेक्स्ट वाला तो सेम है, उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, वो ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर हम पूरा टाइम का एक्सप्रेशन, पूरा आई का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो आई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वी एम एल बाई जेड। यहाँ पे ना एक बार एल को चेक करना पड़ेगा हमें कि ये यहाँ पे आएगा कैसे, ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, या फिर प्लस थीटा लिख लो, थीटा जो होगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन में आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी है, पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है, माइनस आर बाय एल टाइम्स टी। अब इस के की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप इनिशियल कंडीशन रखेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है, आई जीरो प्लस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे इसको वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू वी एम बाई जेड इंटू एल और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये जो है प्लस के, यहाँ पर भी जीरो पुट करोगे फिर तुम, तो ये के रह जाएगा खाली। तो के की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगी, डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे, के की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो माइनस के साइन के साथ यही आ जाएगी। मतलब सेम यही चीज जो है ये वापस से हमें यहाँ पर के लिए भी लिखनी है, ठीक है। तो दो टर्म हो जाएंगे हमारे पास अब ये ऐसी, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसको एनालाइज कैसे करना है ग्राफिकली, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ओमेगा टी, अच्छा यहाँ पे भी टी जो है वो जीरो पुट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये नहीं बचेगा, ये सिर्फ बचेगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये पूरी जो टर्म है के जो है वो कांस्टेंट है, पता ही है हमें कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, ये क्या है, कांस्टेंट है हमारी, ठीक। ये मैक्सिमम क्या है, ये जितनी भी वैल्यू है, और ये देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये टर्म एक्चुअल में क्या है, ये टर्म एक्चुअल में ये है, के की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है ना के की, और ये जो होगी ये डिके होगी। फाइनली क्या होगा, जब टी को इन्फिनिटी रख दोगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, लेफ्ट राइट वाली पूरी टर्म जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगी ऐसे, ठीक। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसमें टाइम का फंक्शन है, और ये कैसे वेरिएशन है, साइनोसॉइडल वेरिएशन है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी, एल का हमें अभी भी चेक करना पड़ेगा, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि एल आएगा कि नहीं आएगा, एक बार हमें फाइनली चेक करना पड़ेगा इसमें कि एल एक्स्ट्रा कैसे कटेगा वो। लेकिन अगर हम देखें इसको, तो ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो अगर इसके रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, और यहाँ पे देखो लेकिन z जो है ना, z जो होता है वो क्या होता है हमारा r प्लस जे ओमेगा एल है, ठीक है। तो फेज एंगल का कुछ वेरिएशन इसकी वजह से भी आएगा, और यहाँ पे थीटा भी है। तो ये साइनोसॉइडल वेरिएशन है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो से शुरू नहीं होगा। तो मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी साइनोसॉइडल वेरिएशन बता रही है, और सेकंड टर्म जो है वो आपकी क्या बता रही है, एक्सपोनेंशियल डिके बता रही है। ये आपकी फर्स्ट टर्म बता रही है, एंड दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। लेकिन अगर हम इसको सुपर इंपोज कर दे, हमें तो दोनों का सम चाहिए ना, हमें इन दोनों का सम चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम सुपर इंपोज कर दे तो क्या होगा, बोलो। तो फाइनली आप ये फाइंड आउट करोगे कि आपका ये जो है, शुरुआत में देखो ये जो है ये आपको स्टेडी स्टेट बता रही है वैल्यू क्या होगी फाइनली। क्यों, क्योंकि इसको देखो आप, ये फर्स्ट सेकंड टर्म जो है वो फाइनली आपकी जीरो हो जाएगी, लगभग जीरो हो जाएगी कुछ सेकंड्स के बाद, या हो सकता है कुछ मिली सेकंड्स के बाद, या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ट्रांसिएंट। उसके बाद तो यही चलेगा, खाली फर्स्ट टर्म ही चलेगी, ठीक है।
ये वाला पार्ट जो होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था टाइम कांस्टेंट इसमें कितना होगा, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, हो सकता है उससे भी कम हो, 1 सेकंड से भी कम हो। तो यहाँ पे फाइनली जो होगा, फाइनली तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही रहेगी एक्सप्रेशन में, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ साइकिल्स के लिए सेकंड जो होगी, सेकंड टर्म जो होगी वो भी रहेगी, ठीक है। और उसकी वजह से होगा क्या कि आपके ये जो वेरिएशन है, ये जो है, ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो ये एक्चुअल में ऐसे वेरिएशन आपको दिखाएगा, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली तो यही होगा जो आपका ये है कुछ सेकंड्स के बाद, लेकिन ये उससे पहले क्या होगा, साइनोसॉइडली जो होगा, और एक्सपोनेंशियल फैशन में ये होगा, डिके होगा, ठीक है। तो इस पीरियड को हमने बोला ट्रांजिएंट। इस पीरियड में भी साइनोसॉइडल है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत की कुछ साइकिल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, घटते 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 ये स्टेडी स्टेट हो जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिएंट है, ये वाला पार्ट हमारा ट्रांजिएंट है, और उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, स्टेडी स्टेट आ गया, ठीक है। उसमें हमारा नॉर्मल वेरिएशन है करंट का जैसा होना चाहिए, जो हम स्टडी करते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास यही आता है ना, वीएम अपॉन में जेड। अगर हम स्टेडी स्टेट में स्टडी करते हैं तो वीएम अपॉन में जेड, हम यही तो लिखते हैं कि इतना क्या है, इतना करंट फ्लो कर रहा है, और वो कैसे वेरी कर रहा है, वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है ओमेगा टी प्लस थीटा से, ठीक है। कि करंट में क्या हो गया है, कुछ फेज डिफरेंस आ गया जो कि थीटा बता रहा है आपका, और टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, और अगर आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो वीएम अपॉन में जेड हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा एक्सप्रेशन आता है जब हमने 12th में स्टडी किया था। ये वाला क्यों आया है, ये वाला हमने क्योंकि ट्रांजिएंट्स भी इन्वॉल्व कर लिए हैं इसलिए आया है, अगर ये नहीं इन्वॉल्व करोगे तो ट्रांजिएंट्स नहीं आएंगे। अब इस पार्ट को अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इस पार्ट को हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल वाला होता है ना, e की पावर माइनस पी टी क्यू ई रेस्ट प्लस पी टी वाला जो पार्ट होता है, इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस बताता है, ट्रांजिएंट के बारे में बताता है। अगर आप ये नहीं स्टडी कर रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो, तो ट्रांजिएंट का नहीं पता चलेगा आपको, सिर्फ स्टडी स्टेट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसे करके हम इसे निकालते हैं। अब इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, यहाँ पे एल नहीं आएगा, एल देखना पड़ेगा हमें कहाँ पर हमने एक्स्ट्रा एक एल कहाँ से ये आ गया है, ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो वो कैलकुलेशन में हम देख लेंगे। लेकिन एनालिसिस बाकी सब कुछ एकदम ऐसे ही है, सेम, बस इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये एल देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि कहाँ से ये एक्स्ट्रा